मार्च का महीना अच्छा समय है क्योंकि इसी समय आप जरा ये जोड़ घटाव कर सकते हैं कि क्या आपके गोल्स बदल गए हैं, क्या उसका समय बदल गया है, क्या उस वजह से आपको फेरबदल करना चाहिए। और नया साल तभी बेहतर होगा, तभी शुभ होगा जब पुराना साल ठीक से बंद किया जाए। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं निवेश का बड़ा सवाल, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड। देखिए, फाइनेंशियल ईयर का अंत हो रहा है और निवेश में साल का अंत सिर्फ कैलेंडर बदलने का नहीं बल्कि चेक करने, सुधारने और रीसेट करने का समय होता है। तो आज का बड़ा सवाल ईयर एंड चेकलिस्ट, एटीसी, रीबैलेंसिंग और गोल रीसेट पर। और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका अमित। पहला प्रश्न बहुत बेसिक है सर कि आखिरकार साल के बिल्कुल लास्ट में निवेशकों को अचानक एटीसी की इतनी याद क्यों आती है? मतलब ये टैक्स सेविंग है या फिर कोई पैनिक बटन है कोई? फाइनेंशियल ईयर एंड के आखिर में लोगों के लिए इन्वेस्ट करना टैक्स सेविंग तो है ही है, क्योंकि ले दे करके सेक्शन 80C के तहत आप इन्वेस्ट कर सकते थे और पिछले 15-20 साल से यही एक इकलौता विकल्प है जी। इस देश में। आप अगर कमाते हैं तो आपको टैक्स देना होता है, लेकिन ये एक अकेला निवेश है जिसमें कि आप पीपीएफ में, आपके कंपनी का जो प्रोविडेंट फंड है उसमें, या जीपीएफ में आप जो डाल रहे हैं, या सेक्शन 80C के तहत आप इस फंड में पैसा लगा रहे हैं, तो यही एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है। और सालाना 1.5 लाख रुपए तक का निवेश वो आपकी आमदनी से घटा दिया जाता है टैक्स जोड़ने के लिए। तो टैक्स बचाने का तो यही इकलौता विकल्प है। लेकिन ये पैनिक बटन भी इसलिए है क्योंकि फरवरी के महीने में आपका जो ऑफिस का अकाउंटेंट है वो आपको पहले धमकाता है फिर कि अगर आप ये सर्टिफिकेट बताइएगा नहीं कि आप इन्वेस्ट किए हैं तो हम आपका TDS काट लेंगे, और वो उसकी जिम्मेवारी है। और अगर इस वजह से लोग पैनिक में, और साल भर अगर आप इसको मेथोडिकली अगर आप प्लान नहीं किए हैं तो फरवरी या मार्च के महीने में आपको हड़बड़ी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसमें 80C के तहत लगा हुआ पैसा ही अकेला ऐसा है जिसमें आपको ग्रोथ मिलता है, पूरा पैसा इक्विटी में लगता है, क्योंकि पीपीएफ में, जीपीएफ में ये अधिकतर पैसा फिक्स्ड इनकम में रहता है, या फिर आप इंश्योरेंस लिंक स्कीम में लगाते हैं जिसमें आपको पता नहीं चलता है कि आपको क्या मिल रहा है, या बारीकी से पता नहीं चल पाता है और उसमें कोई खास रिटर्न तो नहीं मिल पाता है। हाँ, इसका जो रेलेवेंस है वो अब कम हो गया है, क्योंकि अब नए टैक्स रिजीम में आपको किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट पे कोई छूट नहीं मिलती है, और केवल ले दे के आपके एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में वो अकेला इन्वेस्टमेंट है जिस पे आपको, जो आपकी आमदनी में नहीं जोड़ा जाता है, नहीं तो हर तरह की आमदनी को जोड़ा जाता है। इंटरेस्ट पे भी मिलता है, इंटरेस्ट पे 10,000 रुपये का सालाना छूट है। तो कोई ऐसी आमदनी नहीं है जो कि छूट से बची हुई है। पुराने टैक्स रिजीम में अभी भी सेक्शन 80C है अगर आप नए टैक्स रिजीम में नहीं आते हैं, और ये अभी आपके लिए ऑप्शनल है, पर समय की बात है कि ऑप्शनल नहीं रहेगा और ये इरिवर्सिबल है। एक बार आप नए टैक्स रिजीम में आ जाते हैं तो पुराने टैक्स रिजीम में नहीं जा सकते। और पुराने टैक्स, लेकिन अगर अधिकतर बहुत सारे लोग अभी भी पुराने टैक्स रिजीम में होंगे क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी थी, आपने होम लोन लिया था या पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से आपने प्लान किया था, अभी भी आपकी आमदनी इतनी नहीं बढ़ी है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उनके लिए सेक्शन 80C अभी भी रेलेवेंट है। और इसका रेलेवेंस कम होने का मुझे बड़ा अफसोस है। सेक्शन 80C बहुत ही यूज़फुल चीज़ था, क्योंकि अधिकतर निवेशकों के लिए, आपके लिए बहुत सारे निवेशक हैं जिन्होंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया, केवल टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्ट किया। और टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्ट करने की वजह से आपका 3 साल लॉक इन हो जाता है। 3 साल लॉक इन होने की वजह से नॉर्मली आपका एक्सपीरियंस इतना बढ़िया होता है, क्योंकि एक शुरुआती निवेशक जब भी इक्विटी में लगाता है, उत्साहित होकर लगाता है, बाजार चल चुका होता है तब लगाता है, और उसके बाद गिरावट होती है, फिर वो भाग जाता है। यहाँ पे उल्टा होता है, आपके लगाने के बाद आप निकाल सकते ही नहीं हैं, और 3 साल रुकने पे आपको आमतौर पे अच्छा फ़ायदा होता है। और तो एक बार जब आपको अच्छा फ़ायदा होता है तो वो एक बहुत अच्छा फाउंडेशन बिल्ड होता है आपका विश्वास जमाने में, बनाने में, कि आपको इक्विटी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा सर, निवेशकों का पोर्टफोलियो तो चल ही रहा है, लेकिन ऐसे समय में एक ऐसा शब्द जो उनको बहुत डराता है, रीबैलेंसिंग। डरते क्यों हैं लोग इससे? डरते इसलिए हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि रीबैलेंस करें क्या। क्योंकि रीबैलेंसिंग करने के लिए कभी इक्विटी बढ़ रहा होता है, और जब बढ़ रहा होता है तो आप उत्साहित रहते हैं, और उस समय कई बार लोगों का लालच भी घर कर जाता है। जब अगर छेड़े क्यों, अगर कोई चीज़ बढ़ रहा है तो और अगर आप डिसाइड किए थे कि आपका अधिकतर पैसा इक्विटी में होगा, 75% होगा, तो आप अपने पैसे, अपने पूंजी का 75% इक्विटी में लगाए, बाकी पैसा आप फिक्स्ड इनकम में लगाए 25%। और इक्विटी बढ़ने की वजह से ये 75% बढ़ के 85% हो गया है।
अब आपको बाज़ार से डर लगेगा, बाज़ार जब में गिरावट होगी तो अफसोस होगा, तो आपको उसको घटा करके दोबारा उसको 75% कर देना चाहिए अपने पूरे पैसे का। इसके लिए आपको इक्विटी बेचना पड़ेगा और डेट खरीदना पड़ेगा जी। ये करने के लिए मार्च का महीना अच्छा समय है, क्योंकि इसी समय आप ज़रा ये जोड़ घटाव कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको मुनाफा है, कहाँ पे घटाना चाहिए, कहाँ पे बढ़ाना चाहिए, ताकि आप अपने किसी और रिव्यू करने का भी अच्छा समय है, ताकि उसी समय आप ज़रा बारीकी से देख पाइए कि किसको आपको बेच देना चाहिए उसके मेरिट की वजह से, वो अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं रहा या कमज़ोर इन्वेस्टमेंट हो गया है। दूसरा, कहीं पे नुकसान है, कहीं पे फ़ायदा है, तो आप उसको इक्वेट करते हुए, क्योंकि अगर आप पैसा निकालेंगे और जहाँ पे आपको मुनाफा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेन्स पे। कहीं पे नुकसान है, उसको आप बेच करके खरीद लेते हैं, तो उतना जो नुकसान आप अभी बुक किए हैं, जो कि आपका नुकसान हुआ नहीं, उतना आप ऑफसेट कर पाएंगे। तो इन चीज़ों से लोग घबराते हैं और इन चीज़ों को धीरे धीरे आसान किया जा रहा है। बहुत सारे ऐप्स में ये संभव हो पाया है करना, तो इस पे नज़र रखना चाहिए। लेकिन रीबैलेंसिंग करना, और इसमें चूँकि लोगों को एक्ट करना पड़ता है, अपना इक्विटी घटाना पड़ता है, इक्विटी घटा करके डेट में लगाना पड़ता है, या फिर डेट में से निकाल के इक्विटी में लगाना पड़ता है। और इससे बचने का एक तरीका है, फंड के चुनाव करते समय ही एक ऐसे फंड का चुनाव करें जैसे मल्टी एसेट फंड है, या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, या बैलेंस फंड है। तो वहाँ पे आप उस एसेट एलोकेशन के तहत ही पैसा लगा रहे हैं, आपको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फंड अपने आप अपना स्वरूप बदल लेता है। अच्छा सर, अगली बात आती है गोल रीसेट की जी। मान लीजिए लक्ष्य तो आपने जो फिक्स किए हैं वो वही है, बच्चे की पढ़ाई है, रिटायरमेंट है, शादी है, फिर लोग ये पूछते हैं कि रीसेट क्यों? रीसेट करने की ज़रूरत ये पड़ती है क्योंकि काल चक्र है, आप समय बदलता रहता है। आप इन्वेस्ट करना शुरू किए आज से 15 साल पहले अपने रिटायरमेंट के लिए, और आप सोच रहे हैं कि आप 5 साल के अंदर आप रिटायर कर जाएंगे जी। या बच्चे के पढ़ाई के लिए आप इन्वेस्ट करना शुरू किए और अब बच्चे का पढ़ाई 2 साल के बाद है, तो जब आप शुरू कर रहे थे तो ये 20 साल बाद आने वाला है। 18 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे थे, अब आपको पैसा चाहिए 3 साल के बाद जी। तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आखिरी दिन तक आप बाज़ार पर निर्भर नहीं रह सकते हैं कि वो आपके लिए काम करता रहेगा और जिस दिन आपको पैसा चाहिए होगा, ये आपका सेविंग्स अकाउंट नहीं है। बाज़ार में उतार चढ़ाव आता रहता है। जैसे आप धीरे धीरे लगाते हैं एक्युमुलेट करने के लिए, ज़रूरत के पहले उसकी तैयारी शुरू कर देनी ज़रूरी है। तो आपका जो गोल है वो तो वही है, लेकिन उसका समय बदल गया है। शुरू में वो 18 साल के लिए था, अब वो 2-3 साल के बाद है। तो उसकी तैयारी शुरू करने के लिए, और रिटायरमेंट के लिए भी यही है। तो जो आपका नॉन नेगोशिएबल गोल है, जिसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपके पास सीधा एक ही तरीका है, या तो पैसा निकाल लीजिए और फिक्स्ड इनकम में लगाइए, गिरावट की संभावना कम हो जाएगी। 1 साल के बाद जिस आपका पैसा लगा हुआ इक्विटी में, 1 साल के बाद जिस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उसको निकाल के फिक्स्ड इनकम में लगा देना चाहिए, ताकि आप निश्चिंत हो पाइए कि जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो वो पैसा हिले डुलेगा नहीं। उसी तरह से अगले 4 साल तक अगर आपको हर साल पढ़ाई के लिए ट्यूशन फी चाहिए होगा और साल के शुरुआत में चाहिए होगा, तो हर साल आपको ये करना पड़ेगा। तब जा करके आप अपने आप को उस रिस्क, बाज़ार के रिस्क से अपने आप को डी-रिस्क कर पाएंगे। तो सर, सबसे आखिर में अगर आप इस पूरे ईयर एंड चेकलिस्ट को समराइज करके एक लाइन में समेटना चाहें, क्या कहेंगे निवेशकों से? सालाना रिव्यू कीजिए, नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, लेकिन उसको नए तरीके से देखिए कि ये जो आपका इन्वेस्टमेंट्स है उसमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो आज आप नहीं खरीदेंगे, आपको पसंद नहीं आ रहा है, वो उचित नहीं निकला, उसको बेचिए। और दूसरा, एसेट एलोकेशन बनाए रखिए, सही अनुपात जी। और यहाँ पे अगर बहुत आगे पीछे हो गया है तो ज़रूर उसको रीबैलेंस कीजिए, अपने आप को आप डी-रिस्क कर पाएंगे। और तीसरा कि ये समय है जिसमें आपको भविष्य को एक नए तरीके से देखना चाहिए कि क्या आपके गोल्स बदल गए हैं, क्या उसका समय बदल गया है, क्या उस वजह से आपको फेरबदल करना चाहिए। आपने 20 साल पहले शुरू किया था, 15 साल पहले किया था या 5 साल पहले किया था, और बदले हुए कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या बदलाव करना चाहिए, ये करने का समय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी जानकारी के लिए आपका। धन्यवाद आपका सब अमित। और नया साल तभी बेहतर होगा, तभी शुभ होगा जब पुराना साल ठीक से बंद किया जाए जी। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपना ये फाइनेंशियल ईयर अच्छे से प्लान करने के लिए ज़रूरी है कि ये एपिसोड ज़रूर देखिए, बार बार देखिए, जहाँ समझ में नहीं आता पॉज प्ले और फिर आगे बढ़िए। और अपने कोई सवाल है निवेश से जुड़े हुए, हमें लिख के ज़रूर भेजिए। और इसके साथ ही मेरे एसेट का नॉलेज सेंटर विजिट करना मत भूलिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।